What's inside the video? Abstract, history, cause and effect. Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। आई डोंट नो वेदर ये शायद सेमेस्टर 4 या 5 में आता होगा। सो न्यू क्लासिकल एंड न्यू केंशियन ये दोनों एक बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। और न्यू क्लासिकल में हम लोग जानते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे, राइट। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ओवरऑल वीडियो में क्या होने वाला है वो मैं पहले बताऊंगा, ताकि अगर आपको वो ज़रूरत ना हो तो आपका टाइम बच जाए। दूसरा हिस्ट्री, कि अगर जो भी कंसेप्ट न्यू क्लासिकल का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आया क्यों, उसके पीछे का रीज़न एक होता है। हर एक कंसेप्ट के पीछे एक रीज़न होता है, राइट। तो वो कंसेप्ट कैसे आया, यानी कि हम केंशियन अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें ऐसा क्या लिमिटेशन था जिससे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो डिसएग्री किए एंड उसके बाद उन्होंने अपना एक थ्योरी निकाला, ठीक है। एंड उसके बाद इफेक्ट, यानी कि जो भी हमारा इफेक्ट है क्लासिकल जो बताए हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो में जो बताया उन्होंने, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो एब्स्ट्रैक्ट में पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस। एक्चुअली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हम लोग अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या समझा है कि जब भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी जब भी इम्प्लीमेंट, ये पॉलिसी जब भी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट होता है, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में दोनों में एक चेंज आता है, ठीक है। शॉर्ट रन में जो हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी चेंज आता है, एंड लॉन्ग रन में भी हमारा प्राइस, वेज, इन सब में भी चेंज आता है, ठीक है। माने रियल और नॉमिनल वेरिएबल दोनों में ही एक चेंज आता है। बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि पॉलिसी, आप जब भी आप एक पॉलिसी यूज़ करते हो इकोनॉमी के लिए, उस पॉलिसी जो वो पॉलिसी जो है वो इनएफेक्टिव रहता है, यानी कि उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड वेज, इन चारों के चारों वेरिएबल्स में नहीं पड़ेगा। ऐसा क्लासिकल कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कहते हैं, क्या उनका एक्सप्लेनेशन है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट केंशियन का अप्रोच क्या है उसके पहले ये जानना जरूरी है। शॉर्ट में इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि केंशियन का अप्रोच क्या है एंड क्लासिकल ने ऐसा कौन सा जो मेन उनका केंशियन का जो एक कह सकते हैं लिमिटेशन है, वो ऐसा कौन सा लिमिटेशन था जो क्लासिकल ने फाइंड आउट किया एंड उसके कारण उन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है वो निकाला है, ठीक है। सो हम लोग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। चलो ओके, तो हम लोग देख सकते हैं इस एक्सिस पे हमारा आउटपुट और प्राइस को मेजर किया एंड दूसरे एक्सिस पे हमने यहाँ पे लेबर और वेज को, y हमारा आउटपुट है, n हमारा लेबर है, w हमारा वेज है, p हमारा प्राइस है। मैं किसी का लिख नहीं रहा हूँ आप लोग को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना। ये जो है ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ये हमारा सप्लाई है। सप्लाई किस चीज़ का है, हमारा एग्रीगेट और प्राइस का एक कॉम्बिनेशन से हम लोग जो सप्लाई बनाते हैं वो हमारा सप्लाई है, इकोनॉमी में जितना सप्लाई हो रहा है। और ये जो ब्लू कलर के लाइन्स है ना जितने भी, ये हमारे डिमांड है कि इकोनॉमी में डिमांड कितना है आउटपुट का एट सम पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली ये जो ब्लैक है ये हमारा लेबर सप्लाई है, एन एस। और ये सारे जो है वो एन डी जो है, एन डी वन, एन डी टू, ये सब हमारे लेबर डिमांड्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एस और ये एक आग कोई लिख दो वाई डी, ठीक है। मैंने आउटपुट का जो है सप्लाई है, आउटपुट का डिमांड है, ये सारा, ठीक है। ओके, अब मेन चीज़ क्या होता है, लेट जस्ट सपोज कि अगर इकोनॉमी में एक मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है या फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी लाइक सपोज करो कि मनी जो है वो इंक्रीज होता है या फिर मनी जो है वो गवर्नमेंट कहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने के बाद हम लोग जानते हैं जब सबके पास पैसा आ जाएगा, सबका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड इंक्रीज हो गया, डिमांड कब 1 से डिमांड कब 2 फिर 3 ऐसे करके इंक्रीज होता गया, ठीक है। सीधी सी बात है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैं क्या खाता था, अभी तक मैं दाल चावल खाता था घर का। मेरे पास जब पैसा आना शुरू हो गया मैंने अपना डिमांड इंक्रीज कर दिया, मैं दाल चावल को स्विच करके केएफसी में चला गया, ठीक है। तो केएफसी में चला गया तो मेरा डिमांड इंक्रीज हो गया, मतलब मेरा डिमांड जो है अब केएफसी में मेरे जैसे, क्योंकि इनकम इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा आ गया, मनी सप्लाई होने के कारण बहुत ज़्यादा पैसा आ गया इकोनॉमी में, तो सबके पास पैसा ज़्यादा आने लग गया। पैसे ज़्यादा आने लग गए तो मतलब सबने डिमांड करने लग गया, केएफसी में भीड़ होना शुरू हो गया। केएफसी ने क्या देखा कि यार डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चलो अब प्राइस इंक्रीज करो, बिकॉज अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे उनको पता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी डिमांड जल्दी उतना भी नहीं कम होगा जितना हो सकता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस इंक्रीज कर दिया। अब प्राइस इंक्रीज करने के साथ साथ अब अगर हम ज़्यादा पैसा देके भी अगर आपके पास आ ही रहे वापस से तो डेफिनेटली उनको अपना आउटपुट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है हमारा आउटपुट भी इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है ना।
प्राइस आउटपुट दोनों इंक्रीज कर रहा है। केएफसी वालों ने दोनों इंक्रीज किया। अब ज्यादा आउटपुट अगर वो बनवाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा लेबर लगेगा, उसके लिए ज्यादा लेबर रहेगा तभी ज्यादा आउटपुट बन पाएगा, मतलब ज्यादा इनकम होगा और ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी चीज है, मनी सप्लाई जैसे इंक्रीज हुआ डिमांड मेरा इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में, डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होने से आउटपुट इंक्रीज होने से लेबर डिमांड, एलडी इज नथिंग बट लेबर डिमांड। ओके, लेबर डिमांड इंक्रीज हुआ, केएफसी वालों ने डिमांड करना शुरू किया, भाई लेबर चाहिए मेरे को आउटपुट बढ़ाना है। फिर उससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। तो अब इन दोनों केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, शॉर्ट रन के, ये जो ऊपर वाले दोनों ग्राफ है ना, ये शॉर्ट रन के ग्राफ है। शॉर्ट रन में हमने क्या देखा कि हमारा जो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्राइस भी हमारा हाई है, हमारा आउटपुट भी हाई है, हमारा लेबर डिमांड भी हाई है N3, एंड लेबर सप्लाई के साथ साथ जो लेबर का वेज रेट है वो भी हाई है। बिकॉज अगर केएफसी जो है वो, उनको अगर जल्दी से लेबर चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उसके लिए उनको ज़्यादा पेमेंट भी देना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे उनके पास काम करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो शॉर्ट टर्म में हम क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ अकॉर्डिंग टू केंशियन अप्रोच, ये क्लासिकल अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी केंशियन अप्रोच बता रहा हूँ कि किसके कारण क्लासिकल ने ऐसा क्या ड्रॉबैक देखा है। तो अकॉर्डिंग टू केंशियन अप्रोच क्या कर रहे हैं, केंशियन ने क्या बताया, शॉर्ट रन में हमारा सबका सब हाई रहता है, यानी कि हाई मतलब हाई मतलब सबका सब जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट, वेज, प्राइस, आउटपुट सबके सब जो है एकदम अपर लेवल पे रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे। क्लासिकल ने हालांकि क्या कहा था कि पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव रहेगी, यानी शॉर्ट और लॉन्ग रन दोनों में, ठीक है, ऐसा ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन में हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग रन में देखते हैं कि हमारा आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट है ये दोनों जो है अपने अपने लेवल पे वापस आ जाता है। वाई नॉट से स्टार्ट किया था, वाई नॉट पे आ गया, एन नॉट से स्टार्ट किया, ये एन नॉट पे आ गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है वो यानी कि रियल वेरिएबल अपने वापस अपने स्टेट पे या फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। बट जो नॉमिनल वेरिएबल है प्राइस और वेज, जो हम लोग क्लासिकल डायकोटोमी और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इन सब में पढ़े थे, राइट, याद है ना। तो उन सब में जो है नॉमिनल वेरिएबल जो है वो हमारा जो है हाई रहेगा, अभी भी वो P3 पर ही रहेगा, और ये वेज भी W3 पर ही रहेगा। ऐसा क्यों कहते हैं, और W3, और अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि P3 और W3 में जाके क्यों स्टिक करेगा, उसके ऊपर भी तो जा सकता है या फिर उसके नीचे भी तो रह सकता है। नहीं, एक्चुअली ये डिसाइड कैसे हो रहा है कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अब इसका केस स्टडी मैं अपने लाइफ से बताता हूँ, ठीक है ना। ये अभी 2 दिन पहले मैं क्या किया, मेरे को ना एक सोन पापड़ी जो होती है ना, वो सोन पापड़ी का जो अनसॉलिडिफाई जो पोर्शन होता है, लाइक सॉलिड वाला सोन पापड़ी नहीं, जो अनसॉलिडिफाई पोर्शन होता है, जो मतलब जब सोन पापड़ी ट्रेन में भी ऐसे देखना, इस टाइप के सोन पापड़ी बहुत बिकते हैं, तो मेरे को वो बहुत पसंद है। तो जब मेरे घर के पास एक दुकान है जहाँ पे मैं ये अक्सर मैं खाया करता था जब मैं बचपन उधर रहता था, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में मैं अपने डैड के साथ वहाँ गया था, तो मैंने उतना ही क्वांटिटी का सोन पापड़ी मैंने ऑर्डर किया, बट उन्होंने उसका चार्ज जो है वो 10 रुपये किया। लाइक जब मैं बचपन में उसको खाता था, सेम क्वांटिटी मैं खाता था, उस समय वो 5 रुपये पर आता था, बट अभी जो है वो 10 रुपये में आता है। उसके बाद मेरे को पापा ने एक चीज़ कहा कि याद है ना बेटा, तुम बचपन में इसको 5 रुपये में खाते थे, अभी देखो कैसे तुमको ये 10 रुपये हो गया, इसका दाम कितना बढ़ गया है। तब मेरे को समझ आया कि देखो उस केस को हम लोग यहाँ से आराम से रिलेट कर सकते हैं। आउटपुट मेरा बदला नहीं है, क्वांटिटी उन लोग आज भी वही दे रहे हैं, बट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया लॉन्ग रन में, है ना। लॉन्ग रन में मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया, आउटपुट सेम है। तो मेन चीज़ क्या होता है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये होता है, जहां पे हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस जो है एक्चुअल प्राइस के इक्वल होता है, वहीं पे जाके प्राइस जो है एकदम हाई हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आज मैं बता रहा हूँ यार महंगाई तो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं जब दुकान के पास जाता हूँ एक सामान खरीदने, दुकान वाले ये सब जान रहे हैं कि हाँ मार्केट में ये बात फैला हुआ कि महंगाई बढ़ रहा है, तो अब उन लोगों ने अपने सामान का दाम जो है वो बढ़ा कर कहा, ठीक है, सामान का दाम बढ़ा कर कहा। और हम जब बार्गेनिंग करने गए तो उन्होंने कहा अरे साहब महंगाई बढ़ा हुआ है, क्यों नहीं, महंगाई बढ़ा हुआ है इसीलिए दाम बढ़ गया है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। फिर हमने ले लिया उसको, एक बार 2 बार मैंने मना किया, पर मैंने ले लिया। तीसरी बार मैंने बोला हाँ ठीक है महंगाई बढ़ा है, अब क्या ही कर सकते हैं, दीजिए लाइए हमको सामान दीजिए ज़्यादा पैसा में। इससे क्या हुआ, एक मेरा जो एक्सपेक्टेड प्राइस था, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं इन सबका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है कि हाँ इतना महंगाई बढ़ चुका है, तो उतना तक हम लोग पैसा देंगे एंड उतना तक मार्केट वाले जो है उतना तक पैसा उन लोग चार्ज भी करेंगे, ठीक है ना। तो जब एक्चुअल प्राइस और जब एक्सपेक्टेड प्राइस जब दोनों इक्वल हो जाते हैं,
उस समय ही जाके हमारा प्राइस जो है वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ आया ना कि प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है, कि कितना ज़्यादा प्राइस लेना है लॉन्ग रन में, वो ऐसे ही डिटरमाइन होता है कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेड प्राइस है कि हाँ इतना महंगाई बढ़ेगा आगे चल के, एंड जब एक्चुअल प्राइस वहाँ तक पहुँच जाती है, दोनों ही वहाँ जाके स्टिक कर जाते हैं, तब जाके हमारा प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, एंड आउटपुट तो है वो ऑब्वियसली सेम रहता है। तो ये केस अभी तक केंशन ने इसको बताया था, ठीक है। अब केंशन इसमें इस पॉलिसी को जब ये इन्होंने ये सब बताया, ये सब चीज, इसमें इन्होंने एक एजम्पशन किया था। वो एजम्पशन क्या है? वो एजम्पशन ये था कि उन्होंने जो कहा था कि जो जो आने वाला जो प्राइस है, यानी जो P3 जो डिटरमाइन किया जा रहा है मार्केट में, वो ऑन द बिहेवियर ऑफ पास्ट प्राइसेस पे डिपेंड होगा। यानी पुराने ज़माने या फिर पुराने समय में पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ा है, यानी महंगाई कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आने वाले जनरेशन में महंगाई कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि हर 2 साल में मेरा 5% इन्फ्लेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, उन लोग वो कहते हैं कि आने वाले जनरेशन में भी 5% मतलब लोगों का यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आने वाले सालों में भी 5% करके इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट क्लासिकल ने यहीं पे उन्होंने अटैक किया। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पास्ट प्राइसेस पे ही डिपेंड नहीं रहता है कि आने वाले ज़माने में कितना महंगाई बढ़ेगा। वो उस समय मतलब प्रेजेंट में भी डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है इकोनॉमी की, एंड उसके बाद लोगों के पास कितनी इनकम है कितनी नहीं है, गवर्नमेंट की कैसी हालत है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के ऊपर रैशनली डिसाइड किया जाता है। जितने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन सब के ऊपर रैशनली डिसाइड किया जाता है कि कितना एक्सपेक्टेड हम लोग प्राइस रख सकते हैं, कितना महंगाई ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, और कितना प्राइस जो है वो आगे इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ऐसा जो है वो क्लासिकल कहते थे। तो अब क्लासिकल क्या कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कितना डिस्कस किया कि क्लासिकल को क्या ड्रॉबैक मिला, ठीक है ना, और केन्स का क्या हिस्ट्री था जिससे कि क्लासिकल ने अपना रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी निकाला है। तो अब तक हमने वो देख लिया। और समझिए ये जो क्वेश्चन था, वाई क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिसएग्री, वो भी हमने इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिया कि क्यों, क्योंकि क्लासिकल जो है वो केन्स को ये कहें कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ पास्ट प्राइस के बिहेवियर पे हम लोग आने वाले जनरेशन की इन्फ्लेशन रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ इन्फ्लेशन को ही नहीं बल्कि और भी एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इन सारी चीज़ों को भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। हमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को, सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ गेट टुगेदर करने के बाद रैशनली डिसाइड करना होता है कि सच में कितना महंगाई बढ़ेगा, सच में कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कितना वेज होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था रीज़न। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। अभी तक कुछ समझ ना आया तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।